अभी सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टारगेट सीटेट 2020। टारगेट सीटेट 2020 में है आज आप लोगों की पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज़ की क्लास, जो कि है आज आप लोगों की क्लास नंबर 10, जो कि होने वाली है आज आप लोगों की लास्ट क्लास। इस क्लास के बाद हो जाएगा आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे जो होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किए थे पॉइंट, तो इससे बाहर भी आप लोगों को एक भी क्वेश्चन अब देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक क्या किया हम लोगों ने? अभी तक किया हम लोगों ने एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा, और ये है आज आपका लोगों का लास्ट लेक्चर, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कशन, जो कि होने वाला है आप लोगों का लास्ट सेशन। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है तो यहाँ पर मिल रही है आप लोगों को आई बटन पर दे दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को सीडीपी और साथ ही साथ ईवीएस की भी आप लोगों को प्लेलिस्ट दे दी गई है। कहाँ? सीडीपी और ईवीएस की प्लेलिस्ट दे दी गई है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके सारे वीडियोस को देख लीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अगर बात करी जाए टेलीग्राम पेज के बारे में, तो टारगेट शिक्षक ने शुरू किया है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पेज, जो कि आप लोगों की तैयारी के लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को डेली क्विजेस और साथ ही साथ मिलते हैं आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ और साथ ही साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टारगेट शिक्षक के टेलीग्राम पेज पर अपने आप को नहीं जोड़ा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज पर ऐड हो जाइए और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही मजबूत बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जो कि है हम लोगों का एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज हम लोगों का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है हम लोगों का गुजरात के भुज से। तो आप लोगों को याद होगा कि गुजरात के भुज में आया था क्या? गुजरात के भुज में आया था एक भूकंप। तो ये भूकंप कब आया था? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। और ये भूकंप कहाँ आया था? तो ये आया था आपका कहाँ? भुज में। और ये भुज आपका कहाँ पड़ता है? ये भुज पड़ता है आप लोगों का गुजरात राज्य में। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन। तो ये बताया गया था कि सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। ये आप लोगों को दिखाया गया है एक रिपोर्ट के थ्रू, जिसको कि हम लोग रिपोर्टाज भी कहते हैं। तो उसी का है यहाँ पर एक छोटा सा नमूना, जिसके थ्रू आप लोगों को याद रखनी है कुछ एक बातें। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसमें बताया गया है कि कई हज़ार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। तो इसमें बताया गया था कि जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, उस पर कई हज़ार लोग घायल हो गए और बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाना पड़ा। और साथ ही साथ अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। कितनी इमारतें? तो आप लोग याद रखना है, अहमदाबाद में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। और साथ ही साथ इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं और आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 सब निकाले जा चुके हैं। तो ये है आप लोगों का रिपोर्टाज का एक नमूना, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसमें क्या बताया गया? साथ ही साथ बताया गया कि इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे लोग और बचाव कार्य चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। और शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरार न पड़ी हो। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप कितनी तेज़ी से आया था, भूकंप की तीव्रता कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें बताया गया शहर की शायद ही कोई इमारत ऐसी होगी जिसमें कि दरारें ना पड़ी हों। तो ये हो जाता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक भयावह स्थिति, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। क्योंकि आप लोग जब जानते हैं कि अगर इंसान डरा हुआ होता है, इंसान के अंदर सहम जाता है किसी भी डर को लेकर, तो उसका दिमाग जो होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता और वो अब क्या करना है क्या नहीं करना उस उलझन में रहता है और उस किसी भी तरीके के सही फैसले को ना ले पाते हुए इधर उधर के काम करने लगता है। तो वही इस पर बताया गया है कि भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं और जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरफ की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कितना खतरनाक, कितना भयावह और कितना ही था मुश्किल समय गुजरात के भुज में, जो कि कब का समय था? जो कि समय था आप लोगों का 26 जनवरी 2001 का, जिस समय आया था गुजरात के भुज में भूकंप। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि भूकंप कहाँ आया था। भूकंप आया था आप लोगों के भुज में, और वो भुज आपका कहाँ पड़ता है? तो भुज पड़ता है आप लोगों का गुजरात राज्य में।
और गुजरात राज्य के साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है दिन, तो वो दिन था 26 जनवरी 2001। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का बताया जा रहा है कुछ एक चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें एक आप लोगों को देखने को मिल जाती है कहानी। कौन सी कहानी? उस कहानी का नाम है उसी से ठंडा और उसी से गर्म। तो ये कहानी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक है आप लोगों के डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि क्या थे? जो कि हमारे देश के थे पूर्व राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आप लोगों के एनसीईआरटी में है आप लोगों की ये कहानी, जिसमें कि आप लोगों को क्या बताया गया है? जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? तो उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे देश के क्या थे? जो कि हमारे देश के थे पूर्व राष्ट्रपति। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन सीटेड पे पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या बताया गया? मुंह से निकली हुई हवा और बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। तो वही वाली बात, जैसा कि आप लोगों ने अगर इस कहानी को नहीं पढ़ा है, तो इस कहानी में क्या है बेसिकली ये बताया गया है कि अगर आप पी रहे हैं क्या, अगर आप कोई चाय पी रहे हैं और चाय में क्या करते हैं, चाय में जब आप फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से क्या होता है? चाय थोड़ी ठंडी होने लगती है। लेकिन अगर साथ ही साथ बात कर लें हम लोग कब की, साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें ठंडी की, तो ठंडी के समय आप लोग अपने हाथ में फूंक मार कर क्या करते हैं? ठंडी में अपने हाथ में फूंक मारते हैं, जिससे आपके हाथों को क्या मिलती है गर्माहट। तो वही वाली बात, जब आप मुंह से फूंक रहे हैं तो चाय क्या होती है? चाय होती है आपकी ठंडी। लेकिन अगर आप हाथ को फूंक रहे हैं तो आपका हाथ कैसा हो जाता है? आपका हाथ हो जाता है गर्म। तो वही वाली चीज़ की उसी से होता है ठंडा और उसी से कैसा होता है? गर्म। तो उसमें बताया गया है कि मुंह से निकली हुई हवा जो होती है बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड के समय में हैं और अगर आप उस समय अपने मुंह से कुछ फूंक आदि मारते हैं, तो उस समय आपके जो मुंह से हवा निकलती है वो निकलती है गर्म। और अगर आप हैं गर्मी के मौसम में, तो आपके मुंह से जब आप फूंक मारेंगे तो उससे वहाँ पर अपोजिट होगा, जिससे कि हवा निकलेगी ठंडी। तो यही बताया गया है इस पॉइंट पर कि मुँह से निकली हुई हवा जो होती है बाहर के तापमान के मुकाबले में ठंडी या गर्म हो सकती है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखना है, जिसमें बताया गया है डॉक्टर जो होते हैं हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन को सुन सकते हैं। तो जो हम लोगों की हार्ट बीट होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर नॉर्मली इस तरह में हॉस्पिटल वगैरह में इस तरह की जो धड़कनें चला करती हैं, तो अगर आप लोगों को इसको सुनना है तो इसको सुनने के लिए आप लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? इस चीज़ को सुनने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे स्टेथोस्कोप का, जो कि आप लोगों के डॉक्टर जो आप लोगों ने देखा होगा कि कान में लगाए हुए होते हैं। तो वो होता है क्या? कान में एक तरफ बाएं और दाएं कान में लगाते हैं स्टेथोस्कोप, और जो उसका होता है गोल सिरा, उस गोल सिरों को लगाते हैं आप लोगों की छाती या पीठ पर, जिसके थ्रू वहाँ पर वो हम लोगों की जो धड़कन होती है उस धड़कन को बहुत ही ईजिली से सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों को बताया गया है कुछ एक लोकलिटीज़ के बारे में। तो ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकलिटीज़ के पॉइंट्स हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इस पॉइंट्स को भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को बता रहा है कि गोरेगांव कहाँ है। गोरेगांव आप लोगों का स्थित है आप लोगों का महाराष्ट्र में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में आप लोगों का कौन सा है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है शहर, वो है आप लोगों का मुंबई। और जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? तो बताया गया है मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन आपका कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है आप लोगों का मुंबई में। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को कुछ एक है जो आपका लोकलिटीज़ से, इसको भी अपने दिमाग में रखना है। अब बात करी जाए, अगर हम लोग बात करते हैं नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की, तो ये भी आप लोगों को कहाँ है? तो ये नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन भी आप लोगों का स्थित है आप लोगों का मुंबई में। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। तो मुंबई में यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली? तो मुंबई में आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिला गोरेगांव, जो कि आप लोगों का महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की, जो कि आप लोगों को कहाँ है? जो कि है आप लोगों का मुंबई में। और मुंबई में साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है? वो आप लोगों को देखने को मिलता है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, जो कि है आप लोगों का मुंबई में। तो इन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स लोकलिटीज़ यानी कि गुजरात के बारे में। तो गुजरात के बारे में क्या बताया गया है? गुजरात के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि ये है एक जगह का नाम, जिस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है वनगांव। और ये वनगांव आप लोगों को कहाँ स्थित है? तो ये वनगांव आप लोगों का स्थित है कहाँ? ये है आप लोगों का गुजरात राज्य में। तो इसको भी आप लोगों को अपने रखना है दिमाग में, क्योंकि लोकलिटीज़ के पॉइंट्स भी हो जाते हैं आप लोगों के लिए क्या? लोकलिटीज़ के पॉइंट्स हो जाते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट।
साथ ही साथ आप लोगों को एक और बात अपने दिमाग में रखनी है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि गुजराती भाषा जो होती है उसमें एक शब्द यूज होता है ऊंधियू। तो उस ऊंधियू का मतलब क्या होता है, उस ऊंधियू शब्द का गुजराती भाषा का हिंदी मतलब होता है उल्टा। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये है लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, और लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। तो गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, और गुजरात में पाया जाता है, आपकी कौन सी एक जगह गुजरात में पाई जाती है, आपकी जो जगह है उसका नाम है वनगांव। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं अब झारखंड के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के गुजरात में बोली जाती है गुजराती, तो उसी तरह झारखंड में आप लोगों की कौन सी भाषा बोली जाती है, तो झारखंड में बोली जाती है आप लोगों की कुड़ुक भाषा। इसको रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि सीटेट में कम से कम 2 से 3 बार आप लोगों के पूछी जा चुकी है, और ये फिर से पूछे जाने की है पूरी संभावना। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसके बारे में और कुछ एक पॉइंट। तो उसके बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है कि जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है, जो कि चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो ये जो चमकता सितारा आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आप लोगों के सामने जो चमकता सितारा लिखा है, ये आप लोगों का है क्या, ये आप लोगों का है एक लेसन है आप लोगों का एनसीईआरटी में, और जिसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि सूर्यमणि ने कैसे स्कूल जाकर और अपने जैसा कि अपनी ज़िंदगी को बदला, उसी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो उसी को बताया गया है कि सूर्यमणि क्या है, एक चमकता सितारा है, जो कि एक है गर्ल स्टार जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल दी। और चमकते सितारे क्या हैं, उन असाधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को बदला था। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक अन्य पॉइंट के बारे में। तो सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। तो ये आप लोगों को एक कहानी बताई जा रही है। कहानी इन द सेंस है वहाँ की एक सच्चाई, जो कि आप लोगों को जाननी है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के अक्सर करके सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। तो सूर्यमणि के गाँव के लोग जो थे ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। बुधिया माई उस गाँव का जो वो ठेकेदार था उससे नहीं डरती थी। ठेकेदार क्या करता था, ठेकेदार मतलब जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ के लोगों के साथ ज़बरदस्ती करता था, जंगल से ज़बरदस्ती लकड़ियाँ काट लेता था, जंगल को ज़बरदस्ती विनाश की ओर ले जा रहा था, और किसी भी तरीके की वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कर रहा था परेशान। और गाँव के जो लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे। लेकिन बुधिया माई बिल्कुल भी नहीं डरती थी। वह क्या कहती थी, वह कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं, हमारे लिए तो जंगल हमारा क्या है। अब ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि जंगल हमारा क्या है, साझा बैंक, जो कि आप लोगों के सीटेट पे पूछा जा चुका है। तो जंगल क्या है हम लोगों का, जंगल है हम लोगों का साझा बैंक। और मेरा या तेरा नहीं, मतलब मेरा या तेरा नहीं का मतलब क्या हुआ, मेरा या तेरा नहीं। जंगल ना तो मेरा है, जंगल ना ही तुम्हारा है, जंगल हम सब का है। जिसको जितना ज़रूरत होता है उतना ही हम जंगल से ले लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। जैसा कि लूटने का काम कौन कर रहा था, लूटने का काम कर रहा था आप लोगों का ठेकेदार। तो ठेकेदार से यहाँ पर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बुधिया माई ने गाँव के लोगों को बताया कि हम लोग तो जंगल का खजाना लूट नहीं रहे, बल्कि हम लोग तो जिसको जितना ज़रूरत होता है उतना ही जंगल से ले लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जंगल को पनपने का भी काम करते हैं, जंगल को बचाने का भी काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन जो है, हम लोगों का जीवन जंगल के सहारे ही चलता है। तो और जंगल क्या है हमारा, जंगल है हम लोगों का साझा बैंक। ये आप लोगों को याद रखना है। और बात कर लेते हैं साथ ही साथ एक और भाषा में। तो कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है आप लोगों की, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो कुड़ुक भाषा बोली जाती है हम लोगों की झारखंड में। और कुड़ुक भाषा में तोरंग मतलब क्या होता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं जंगल की, तो जंगल के बारे में हम लोगों को ये जानना भी हो जाता है ज़रूरी कि झारखंड में जंगल को किस नाम से जाना जाता है। झारखंड की में जो कुड़ुक भाषा होती है उसमें जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो झारखंड भाषा में हम लोग, कुड़ुक भाषा में हम लोग जंगल को बोलते हैं तोरंग, जो कि है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट। इसको भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं सूर्यमणि के बारे में। तो उनके बारे में बताया गया, सूर्यमणि झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन में क्या करती थी। सूर्यमणि झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन में हिस्सेदारी थी उनकी, जंगल बचाओ आंदोलन में काम करती थी और बहुत ही बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। जंगल अधिकार कानून के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर ले यहीं पर, क्योंकि जब हम लोग जंगल बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं तो जंगल अधिकार कानून के बारे में हम लोगों को जानना हो जाता है ज़रूरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है जंगल अधिकार कानून। तो जंगल अधिकार कानून में हम लोग को बताया गया है कि यह कानून जो है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है
कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली सभी चीज़ों पर क्या है, राइट हो जाता है, वहाँ पर उनका हक हो जाता है और उन्हें जंगल से ना ही तो हटाया जाए और ना ही उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये बताया गया है जंगल अधिकार कानून के बारे में। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि उसमें आपको याद रखना है कि जो लोग कम से कम 25 साल में जंगल में रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के लोगों को जंगल बचाने के लिए कदम उठाने होंगे, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसको पनपने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जंगल की उठाने होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे कदम। तो ये है जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में आप लोगों को बताया गया है। और इस पॉइंट को आप लोग और अच्छे से दिमाग में रखिए कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ एक नेक्स्ट मिज़ोरम के बारे में। तो मिज़ोरम के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया है कि मिज़ोरम में जो बांस के बने कप होते हैं उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है क्या कि मिज़ोरम में जो हम लोग यूज करते हैं कप का, वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं आप लोगों के बम्बू यानी कि बांस के। तो ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। और ये जो आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट अक्सर करके हर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप लोगों का ये जो सीटेट 2020 है जो कि अभी फ़िलहाल आगे बढ़ चुका है, जो कि पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, इस सीटेट में भी ये आप लोगों का पूछा ही जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा मिज़ोरम में झूम खेती के बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बहुत ही अच्छे डीपली वे में। तो चलिए तब तक देख लेते हैं कुछ एक और पॉइंट के बारे में। तो जैसे मिज़ोरम में बात करी जाती है खेती की, तो होती है कौन सी, मिज़ोरम में होती है झूम खेती। लेकिन खेती करने के लिए कैसे, खेती करने के लिए वहाँ उपयोग लॉटरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लॉटरी के द्वारा वहाँ पर ज़मीन सबके पास नहीं होती। लॉटरी के द्वारा वहाँ पर ज़मीन सबके पास लॉटरी के द्वारा वहाँ पर ज़मीन वितरित की जाती है और फिर जिसका लॉटरी में नाम निकलता है वो वहीं पर क्या करता है, वो वहीं पर अपने खेती करता है। तो ये होता है वहाँ पर मिज़ोरम में खेती करने का एक तरीका कि वहाँ पर लॉटरी सिस्टम द्वारा निकलती है। और जब वहाँ पर खेती आदि कर लेते हैं, जब फसलें पक जाती हैं, तो फसलें पकने पर क्या होता है, गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और सब लोग साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। और क्या है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, चिराव नाच भी करते हैं। तब आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो चिराव नाच करते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि चिराव नाच कहाँ का है, तो चिराव नाच हो जाता है आप लोगों का मिज़ोरम का। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का सीटेट में पूछा गया है। तो ये हो गया आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो मिज़ोरम के बारे में जैसे बताया गया है, चिराव नाच भी करते हैं और इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है और ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये हो गया चिराव नाच के बारे में हल्का सा एक डिस्कशन। कैसे करते हैं चिराव नाच, तो उस पर बताया गया है कि चिराव नाच के लिए क्या करते हैं, इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है और बैठने पर क्या होता है, फिर ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। जो उन लोगों ने हाथों में अपनी डंडियाँ ली होती हैं, उन डंडियों को फिर ढोल की जो ताल होती है उसी ताल के साथ मिलाते हुए ज़मीन पर पीटा जाता है और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो ये होता है आप लोगों का चिराव नृत्य। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें बताया गया है मिज़ोरम में होती है झूम खेती और साथ ही साथ आप लोगों का मिज़ोरम में क्या होता है, मिज़ोरम में आपका पाया जाता है चिराव नाच। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें कि हम लोगों को डिस्कस करना है झूम खेती के बारे में बहुत ही अच्छे से। तो हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती के बारे में क्या बताया गया है, झूम खेती है बहुत ही निराला तरीका खेती करने का। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। आराम करने देते हैं इन द सेंस, उसमें बताया गया है कि एक फसल जब हो जाती है, एक फसल काट ली जाती है, तो उस ज़मीन को ऐसे ही वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, उस पर खेती नहीं की जाती है। और इस जगह जो बांस या जंगल जब उग आता है तो उसे उखाड़ते नहीं है। जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग उस ज़मीन पर खेती नहीं कर रहे हैं तो उस ज़मीन पर बांस, जंगल, घास फूस आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर जब वो उग आता है तो फिर उसे उखाड़ा नहीं जाता, बस गिराकर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी जो राख होती है वो हम लोग कंपोस्ट यानी खाद के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये बताया गया कि इस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। और साथ ही साथ यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है और ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है।
तो ये होता है कुछ एक तरीका क्या कि मतलब आप लोगों को यहाँ तक देखने में अभी तक क्या पता चला कि फसल को जब काटने के बाद ज़मीन को क्या कर दिया जाता है, कुछ साल तक या कुछ समय के लिए वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद जब उस पर कोई घास फूस या या मतलब बाँस आँस आदि जब उग आता है तो उसको बिना उखाड़े वहीं पर जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो होती है उसकी राख, उसका प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में। और ज़मीन मतलब जब उसको जलाया जाता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ बिल्कुल भी ना जलें और जंगलों को नुकसान ना हो, यह सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, सिर्फ मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। और एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज, ये भी आप लोगों को याद रखना है क्या कि जब इस ज़मीन पर खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, क्या किया जाता है, सिर्फ मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज। अब इससे एक चीज़ और निकल कर आई कि मतलब एक ही खेत में वहाँ पर अनेक प्रकार की फसलों को उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है। जैसे मकई हो गया आप लोगों का, सब्जियाँ हो गई, मिर्च, चावल, एक ही खेत में एक ही टाइम पर बो लिए जाते हैं। और फसल के समय में भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन क्या होती है, ज़मीन बनती है आप लोगों की उपजाऊ। तो वही बताया गया है कि फसल के समय में भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, क्योंकि जैसे भी अब वहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों के जो घास फूस आदि जो उग आती है उन्हें वहाँ पर क्या कर देते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, वहाँ पर सिर्फ गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएँ और उससे भी ज़मीन को कंपोस्ट यानी खाद की तरह वो करें उपयोग और ज़मीन को क्या बना दें, ज़मीन को बना दें उपजाऊ। तो ये होती है आप लोगों की झूम खेती। तो झूम खेती के बारे में आप लोगों को कर लेते हैं क्विक समरी। तो झूम खेती के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया, आप लोगों को बताया गया कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उस पर खेती नहीं करते और साथ ही साथ उस पर जो जंगल आदि उगाता है उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो राख मिलती है वो खाद का काम करती है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, सिर्फ मिट्टी को हल्के से लाकर बीज छिड़क दिया जाता है। और एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे कि मकई, सब्जियाँ, मिर्च और चावल आदि सब बो लिए जाते हैं। और साथ ही साथ फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को नहीं उखाड़ा जाता, उन्हें सिर्फ गिराकर ज़मीन में मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे कि वो उपजाऊ बना दे ज़मीन को। तो चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का कहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का एक मटर के प्रयोग से। तो अब आप लोगों को जानना है झूम खेती के बाद किसके बारे में, तो अब आप लोगों को जानना है झूम खेती के बाद मटर के प्रयोग के बारे में। मटर का प्रयोग आप लोगों का किसने किया था, तो मटर का प्रयोग किया था आप लोगों का ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। हालांकि ये पॉइंट ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी लोग इस पर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसको याद रखना है कि मटर का जो प्रयोग हुआ था, वो मटर का प्रयोग किसने किया था, वो किया था आप लोगों ने जॉन ग्रेगर मेंडल ने। और ये सब कब किया था, ये किया था सन 1822 ईस्वी में। तो अब आप लोगों के इसमें रिलेटेड कुछ एक बातें बताई गई हैं कि क्या कि जो मेंडल थे वो पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ क्या थे, वो परीक्षा देने के नाम पर थे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के नाम पर उनका जो हाल था वो बेकार हो जाता था। तो वही इस पर बताया गया है कि उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से उनके क्या होते थे, पसीने छूट जाते थे। और इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक का मतलब क्या हुआ, मुनि बनने का सोचा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के सामने एक निकल कर आता है कि मंक क्या होते हैं, मंक होते हैं आप लोगों के मुनि, जो कहाँ रहते हैं, जो कि रहते हैं आप लोगों के मठ में। ताकि अब जो उन्होंने जब मठ में रहने लगे, तब वहाँ पर मठ में रहने के बाद उन्होंने सोचा कि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल जाए, जो उनको मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर से एक परीक्षा देनी पड़ी और वो घबराहट के मारे हुए परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। हालांकि वो फेल होते रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। तो वही सर बताया गया है कि खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा और 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया। तो देखिए कितना वहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया, कितना हार्ड वर्क किया। हालांकि वो एग्ज़ाम देने से घबराते थे, लेकिन अपने आप में थे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में क्या किया, 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली कि ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, और मेंडल के मरने के बाद कई साल बाद ही वे समझ पाए। और जब तक कुछ लोगों के इस प्रयोग के बारे में जब उन्होंने किया
और उनके बारे में उनको पता चला, तो उनको क्या पता चला कि मेंडल ने तो इस पर पहले ही लेख पहले से ही लिख रखा था। तो ये था जॉन मेंडल के बारे में कुछ एक बातें। और उनके बारे में आप लोगों को क्या जानना है, उनके बारे में आप लोगों को जानना है कि उन्होंने किस पर किया था प्रयोग। उन्होंने प्रयोग किया था मटर के दानों पर, और उस पर उन्होंने कब किया था सन 1822 में। और उन्होंने क्या किया था, 7 साल तक मठ के बगीचे में रहकर करीब 28,000 पौधों पर बारीकी से बहुत सारे किए थे प्रयोग। तो ये हो जाता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया जा रहा है टीन खेती के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि टीन ज़मीन को मापने का एक तरीका होता है। क्या करते हैं इस तरीके में जब कई बार लोगों को ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, तो ज़रूरत पड़ती है जब लोगों को ज़मीन की, तो ज़मीन कैसे बांटा जाए। तो ज़मीन को जब वितरित करने का नंबर आता है, तो ज़मीन को वितरित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टीन ज़मीन को मापने का एक तरीका है, जिसमें क्या करते हैं कि एक टीन बीज हम जितने ज़मीन में होते हैं उसको एक टीन ज़मीन कहा जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि मतलब एक टीन बीज हम जितने ज़मीन में बोते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एक टीन बीज जितने ज़मीन में हम लोग बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। तो मतलब अगर एक टीन बीज हम लोग इतनी ज़मीन पर बो पा रहे हैं, तो ये हम लोगों की एक टीन ज़मीन के नाम से जानी जाएगी। अगर हम लोगों का इतना कुछ एक एरिया लग जाता है एक टीन ज़मीन को बोने के लिए, तो हम लोग इतने इस एरिया को क्या कहेंगे, इतने इस एरिया को कहेंगे एक टीन ज़मीन, जो कि है ज़मीन को मापने का एक मात्रक। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सीटेट पे पूछा गया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑब्वियस हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अपने दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि एक जो टीन होता है ज़मीन को मापने का एक तरीका है, और एक टीन बीज जितनी ज़मीन में हम उसे बोते हैं उसे कहते हैं एक टीन ज़मीन। और अब बात कर लेते हैं कुछ एक लोकलिटीज़ के बारे में दूसरे पॉइंट के में। तो उसमें बताया गया है कि पूरण पोली का अर्थ क्या होता है। पूरण पोली का अर्थ होता है आप लोगों का चने की दाल की मीठी रोटियां, जो कि आप लोगों के किस नाम से जानी जाती हैं, जो कि आप लोगों की जानी जाती हैं पूरण पोली के नाम से। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दिया जाए कि मुकादम का क्या होता है अर्थ। मुकादम का अर्थ होता है आप लोगों का क्या, मुकादम का अर्थ होता है आप लोगों का कर्ज वसूल करने वाला। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, जो कि आप लोगों को याद क्या कि मुकादम का क्या अर्थ होता है। तो मुकादम का अर्थ हो जाता है आप लोगों का कर्ज वसूल करने वाला। तो ये था आप लोगों का लोकलिटी से रिलेटेड कुछ एक बातें, जो कि हो गई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहीं तक था आज का आप लोगों का सेशन, जो कि आज से आप लोगों के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के पॉइंट से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही साथ यहीं पर आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ पर हम लोग लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर की सीरीज, और उसके बाद हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन, जिसमें भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़कर और अपने सीटेट की तैयारी को कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो चलिए देख लेते हैं आज के पॉइंट से रिलेटेड क्या मिले हैं आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती में पूछा गया, झूम खेती में अपनाई जाने वाली जो पद्धति है उसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा उनमें से सही कथन है। तो सही स्टेटमेंट को आप लोगों को, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो चलिए उस पर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को कह रहा है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए एक बार की बात हम लोग ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग सही मानते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो हम लोगों का फसल कर लेते हैं तो उसके बाद ज़मीन को कुछ टाइम तक, वहाँ पर बताया गया था कि कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक बार रखते हैं अपने पास, क्योंकि इट मे बी राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपसे बताया गया है इस जगह जो बांस या खरपतवार यानी कि जंगल उग आता है उसे हम लोग उखाड़ कर जला देते हैं। तो देखिए कितनी चतुराई से यहाँ पर सीटेट में आप लोगों के ऑप्शन बनाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल आदि उग आता है उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है, जबकि उसे जलाया तो जाता है लेकिन हम लोग उसको उखाड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हम लोग उखाड़ते नहीं हैं तो उसको कैसे जलाते हैं, उसको हम लोग जला देते हैं ऐसे ही, जो कि आप लोगों को यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है बांस या जंगल आदि जो उग आता है तो उसको हम लोग उखाड़ते नहीं हैं, बस वहाँ पर हम लोग गिरा कर जला देते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों का दिखाया गया है। तो चलिए वहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी था वो हो जाता है आप लोगों का बिल्कुल गलत। तो इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बी गलत हो जाता है तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल गलत। चलिए देखते हैं क्या हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। तो उसे बताया गया खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का सही हो जाता है।
तो इस पॉइंट को भी हम लोग अपने पास रखते हैं। हालांकि सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर कहीं और नहीं दिया है, वो दिया है सिर्फ और सिर्फ बी के साथ, जो कि हम लोग पहले ही गलत कर चुके हैं। तो अब हम लोगों को सी ऑप्शन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अब साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आप लोगों का जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो देखिए यहाँ पर मतलब फिर से एक ऐसा पॉइंट निकल कर आया जो कि है क्या, जो कि आप लोगों के लिए गलत है। इसमें आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि ज़मीन को जोता नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली हल्का फुल्का हिलाकर और जब बीज को बो दिया जाता है। तो कहाँ पर दिखाया गया, ये दिखाया जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं। तो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल गलत। तो अब आप लोगों का अगर ऑप्शन नंबर डी भी हो गया गलत, बी भी गलत हो गया और सी भी हो गया, तो सी आप लोगों का सिर्फ जो सही था, जो कि आप लोगों का सिर्फ इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि गलत हो गया। डी ऑप्शन है आपका गलत, और अगर डी गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को कौन सा आंसर सही निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसमें दिया है सिर्फ केवल ए। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी तो सही है, लेकिन सी आप लोगों को कहीं और किसी स्टेटमेंट के साथ में नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर सीटेट में देखने को मिलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या है हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में बात की जाइए हम लोगों की टिन के बारे में, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें पूछा गया हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों मतलब आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यानी कि यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है, वो टिन क्या है। तो चलिए क्या है टिन, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन। तो आप लोगों का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन, जिसमें बताया गया वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो ये ऐसा हम लोगों के लिए नहीं कहा गया। देखियो क्या वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपने पॉइंट के बारे में। तो वहाँ पर हम लोगों को बताया गया था एक टिन बीज जितने ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोते हैं, तो वही होता है हम लोगों का एक टिन ज़मीन। और अगर हम लोग बात कर लें उत्पन्न होने की, तो उत्पन्न वाली यहाँ पर बात नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं और आगे के और ऑप्शन को। तो यहाँ पर बताया गया यह भूमिका क्या है, मात्रक है, जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए ही की गई है। देखिए ये भूमिका एक मात्रक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसकी कल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। जंगलों के किसानों के लिए भी की गई है, ये भी ठीक बात है, लेकिन इसमें इन लोगों ने ये नहीं बताया। इसमें आप लोगों से पूछा गया टिन कैसे बांधते हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। इस पर आप लोगों को बताया गया है कि कोई किसान एक टिन बीज बोता है, जो कि आप लोगों का पूरी चीज़ को क्लियरिफाई कर देता है। लेकिन यहाँ से एक टिन क्या है वो यहाँ पर क्लियरिफाई नहीं होता है। और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर जो 4 होता है, वहाँ पर आप लोगों से बताया गया है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 m × 100 मीटर होती हैं। तो ये इस ऑप्शन का भी यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, ऐसा कुछ वहाँ पर ऑप्शन में नहीं कहा गया है टिन खेती के बारे में। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी हम लोगों ने लोकलिटीज़ के बारे में देखे थे कुछ एक पॉइंट्स, वहीं से निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चिराव नाच आप लोगों के कहाँ के लोग करते हैं, ये आप लोगों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को इस चिराव नाच के बारे में हम लोग बात करें तो कहाँ का, तो चिराव नाच है हम लोगों का, चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने सेशन में। तो हम लोगों को क्या बताया गया था, हम लोगों को बताया गया था कि ये चिराव नाच कहाँ का है। चिराव नाच है हम लोगों का कहाँ, मिज़ोरम का। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, आप लोगों को ऑप्शन नंबर दिया है सेकंड। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो देख लीजिए कितना ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए सीटेट का एग्ज़ाम। अब आप लोग सारे सेशन को एक बार फिर से देख लीजिए और अपने सीटेट में NCERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन अब आप लोगों का गलत होने वाला या छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि आप लोगों से पूछा गया है अब आप लोगों को क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 की जो आप लोगों की है उसको क्या करना है, उसमें करना है आप लोगों का सही मिलान। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था केरल के बारे में, जिसमें कि हम लोगों को क्या बताया गया था, केरल में हम लोगों को बताया गया था किसी भी करी के साथ क्या मिलता है, उबला हुआ टैपियोका, जो कि हम लोगों का मिलता है केरल में। तो ये आप लोगों का बी के साथ हो जाएगा पहला। अगर बी के साथ आप लोगों का पहला हो रहा है तो देखिए बी के साथ पहला दिया है आप लोगों का कहाँ, बी के साथ आप लोगों को पहला दिया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में,
तब आप लोगों को किसी भी ऑप्शन को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आप लोगों ने कितनी आसानी से देखिए, बिल्कुल बिना क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दिए, बिना क्वेश्चन पर ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत किए आंसर को तुरंत पकड़ लिया। अब देखिए, अब आगे की चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं हांगकांग की, तो हांगकांग में सरसों में के तेल में बनी मछली का प्रयोग नहीं होता, नारियल के तेल का प्रयोग भी आप लोगों का नहीं किया जाता, और छोले भटूरे की जगह ज़्यादा उपयोग किया जाता है पकाए हुए सांप का। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, इस पर हो जाएगा उबला हुआ टाइपियोका, और हांगकांग आपका जाएगा पकाया हुआ सांप, यानी कि ए का हो जाएगा 5। अगर ए का 5 हो जाता है तो देखिए यहाँ पर ये वाली चीज़ भी आप लोगों के सामने दी हुई है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। सी का हम लोग देख लेते हैं क्या। तो सी में आप लोगों को कश्मीर के बारे में क्या बताया गया है, पहला तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरे में बताया गया है सरसों के तेल में बनी मछली, जो कि हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सी का हो जाएगा आप लोगों का दूसरा। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग साथ ही साथ गोवा के बारे में, तो अगर हम लोगों को गोवा के बारे में नहीं भी पता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही। तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पर, गोवा में। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलता है कि समुद्र आपका कहाँ पाया जाता है। जितने भी आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, समुद्र पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ गोवा में। तो केरल में हालांकि है तटीय इलाका, लेकिन केरल को हम लोग पहले टैपियोका के साथ हम लोग मर्ज कर चुके हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो गोवा बचता है, तो आप लोगों का गोवा हो जाता है समुद्र वाला एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 डी हो जाएगा सही। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल गया है सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, जो कि अब आप लोगों से देखिए कैसे घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और अपने समझ को बढ़ाना है कि जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले। हो सकता है कि आप लोगों को सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी उन्हीं क्वेश्चनों को कुछ एक अन्य तरीक़ों से घुमा दिया जाता है। तो वहीं इसमें पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो अब आप जानिए कि स्थानांतरित खेती हम लोग जानते हैं किसको कहा जाता है। तो स्थानांतरित खेती आप लोगों का किसको कहा जाता है, जो कि आप लोगों के झूम खेती को कहा जाता है। अब आप लोगों को बताना है कि झूम खेती भारत के किस हिस्से में, मतलब कि झूम खेती आप लोगों को कहाँ होती है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था झूम खेती को बहुत ही अच्छे से, जिसमें कि हम लोगों को बताया गया था झूम खेती होती है हम लोगों की कहाँ, झूम खेती होती है हम लोगों की मिज़ोरम में, जो कि यहाँ पर शायद नहीं दिया है, तो उसमें दिया है शायद आपके पीछे कि मिज़ोरम में होती है आप लोगों की झूम खेती। तो मिज़ोरम में झूम खेती की जाती है। तो मिज़ोरम के साथ ही साथ अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि मिज़ोरम आप लोगों का कहाँ पड़ता है। तो मिज़ोरम पड़ता है आप लोगों का कहाँ, तो मिज़ोरम पड़ता है अगर हम लोग बात करें दक्षिण क्षेत्र में, तो बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक रफली इंडिया का मानचित्र, जिसमें कि आप लोगों को अगर बताया जाना है मिज़ोरम के बारे में, तो वो पड़ता है आप लोगों का पूर्व में, जो कि दक्षिण में बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की, तो पश्चिम में आप लोगों को पड़ता है इधर क्या गुजरात वाला हिस्सा, जो कि होता है ये, इसलिए उत्तर पश्चिम हो जाएगा गलत। अब बात करते हैं अगर दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण का हिस्सा होता है ये, और दक्षिण पूर्व में नहीं होता, इसलिए वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। साथ ही साथ अगर बात कर ले तो उत्तर पूर्वी की, तो यही हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितनी आसानी से, मतलब क्वेश्चन है आप लोगों का बिल्कुल ही आसान, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जिसमें कि आप लोग कैंडिडेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है कि पूछा गया है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो देखिए लोकलिटी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं। तो आप लोग बड़े आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आप लोगों की कुड़ुक कहाँ की है। कुड़ुक है आप लोगों की झारखंड की भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर ये था आप लोगों का लास्ट। तो चलिए अब साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी को देते हैं विदाई, क्योंकि आप लोगों को जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो हो चुका है कंप्लीट। तो अब आप लोगों को एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी अगर कठिनाई आती है, कोई भी प्रश्न में आती है दिक्कत, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पेज पर ऐड होकर भी अपनी समस्याओं को बता दीजिए, तो वहाँ पर आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ये है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा उतना ही आप लोग क्या होंगे, हैप्पी होंगे।
तो चलिए यहाँ से हम लोग अपने एनसीईआरटी के इस पैटर्न को करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एनसीईआरटी के सेशन को पहुँचाइए, शेयर करिए ताकि सभी लोगों की हो सके हेल्प। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।